Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed chapter 6 that is related to summon, warrant and proclamation and attachment of property. In today's lecture, we will further discuss about search. And in this chapter, this topic is also related to chapter 7 that is related to processes to compel the production of things. किसी भी वस्तु को कोर्ट में बुलवाने के लिए क्या सिस्टम है वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे. तो जब हम बात करते हैं सर्च की, तो सर्च किस किस प्रकार से हो सकती है. सर्च कैन बी ऑफ प्लेस और पर्सन. प्लेस और पर्सन की सर्च हो सकती है. प्लेस में आप एक्यूज्ड को ढूंढ सकते हो सेक्शन 47 में. अदर पर्सन की बात करते हैं जो हैबेस कॉर्पस है सेक्शन 97 है. थिंग्स और डॉक्यूमेंट को अगर सर्च करना है 93, 94 है. जब थिंग्स और डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं, ये क्या है, वारंट के साथ है. ये जो प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है ये विद वारंट, ये प्रोविजन है आपका ये विद वारंट है. नॉर्मली बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रोविजन करवाती हूँ विदाउट वारंट. विदाउट वारंट किस प्रकार से सर्च होता है तो वो मैं आपको करवाती हूँ. कौन कौन से सेक्शन है विदाउट वारंट के, तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने इसमें नोट करना मैं भूल गई. विदाउट वारंट जो है, विदाउट वारंट हम बात करते हैं विदाउट वारंट की. तो विदाउट वारंट के लिए सेक्शन बता देती हूँ कौन कौन से जहां पर पुलिस के पास पावर होती है. सेक्शन 153 सेक्शन है 153, उसके बाद है 165, उसके बाद है 166 और 166A वो कोर्ट ऑर्डर से होता है. 166A और 166B वो बाय कोर्ट ऑर्डर विदाउट वारंट होता है जो कोर्ट के ऑर्डर के बिना कर सकता है. अब बात आता है बाय कोर्ट ऑर्डर से आप कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ बाय कोर्ट ऑर्डर जो है, बाय कोर्ट ऑर्डर कहाँ पर हो सकता है. सेक्शन 166A और सेक्शन 166B. उसको भी मैं साथ में आपको प्रोविजन करवाऊंगी सर्च के साथ ही, क्योंकि ये साथ के साथ करवाना इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आए ना आए दैट डजंट मैटर, इतना आपको नॉलेज में होना चाहिए कि कौन कौन से ये सेक्शन किस पर्पज के लिए हैं. तो इनको भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अगर हम आगे बात करते हैं, एक्यूज के सर्च के सेक्शन 47 में है, अदर पर्सन के सर्च के सेक्शन 97 में है, थिंग्स डॉक्यूमेंट के सर्च के सेक्शन 93 और 94 में है. फिर जब थिंग्स और डॉक्यूमेंट की सर्च की बात आती है तो सर्च वारंट 93 में और स्टोलन प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग 94 में. जब हम बात करते हैं, ये सारा का सारा मैंने सर्च का ही बताया है आपको और सीजर का भी बताया है साथ में. सर्च और सीजर दोनों ऑप्शन यहाँ पर है. सर्च के साथ साथ हम जैसे सेक्शन 51 में जमा तलाशी होता है कि जब भी आप पकड़ते हो किसी पुलिस, जब पुलिस किसी भी एक्यूज को पकड़ती है तो उस टाइम में उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या क्या उसके पास पर्स वगैरह थे या कोई कीमती चीज थी, तो कोई भी ऐसी चीज जो है वो जमा तलाशी में शामिल होता है. जब उसको सजा वगैरह हो जाती है, जेल भेजा जाता है, तो जेल में उसका सामान चला जाता है. ऑफेंसिव वेपन को जो है सीजर, इसका सीजर है 52 में, इसको सीज किया जाता है. केस प्रॉपर्टी, केस की क्या प्रॉपर्टी थी, जो केस चल रहा है, जो मैटर चल रहा है उसमें कोई प्रॉपर्टी है, उसको आप ट्रायल के दौरान जो है सेक्शन 451 और 452 में ड्यूरिंग ट्रायल जो है उस प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है. डिस्पोजल ऑफ भी किया जा सकता है आफ्टर ट्रायल भी. अगर वो लीगल पोजेशन है तो उसकी सुपरदारी होती है. सुपरदारी का मतलब है जो लीगल था, किसी की कोई प्रॉपर्टी थी, कोई गहने थे, कोई लीगल था, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो सुपरदारी हो जाएगी. लेकिन जहाँ इलीगल पोजेशन की बात होता है, जैसे ओपियम वगैरह होता है या तस्करी करते हैं किसी सामान की, उसको आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते जी अब हमें इसकी सुपरदारी करवा दीजिए, हमें इस अफीम की जरूरत है क्योंकि हमें थोड़ा सा नशा कर लेते हैं. तो लीगल प्रोपोजेशन का मतलब है कि मान लीजिए बस का एक्सीडेंट हुआ है, बस के एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ कि जो ड्राइवर था उसको बस की रिक्वायरमेंट रही कि जी मुझे वो बस दे दीजिए और जब भी जरूरत पड़ेगी मैं बस को कोर्ट में ले आऊंगा तो मुझे जो उसकी सुपरदारी करवा दीजिए। उस सेंस में कोर्ट ऑर्डर कर सकते हो, उसे सुपरदारी करवा सकती है। तो ये है सर्च के रिगार्डिंग। इसके अंदर सीजर भी है साथ के साथ।
वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट आई विल मेंशन नाउ। मैं यहाँ पर आपको सीजर का भी मेंशन कर देती हूँ कि साथ में हमारा सीजर जो है वो भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली ये सारा का सारा वैसे सर्च से रिलेटेड है, तो हमें सर्च से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट समझने हैं। जब सीजर की बात आएगी तो हम सीजर को भी उसी हिसाब से कर लेंगे। सीजर का मतलब होता है किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करना। तो इसमें साथ साथ जहां पर प्रोविजन आएगा उस टाइम मैं आपको लिखवा दूंगी कि यहाँ पर वो है सीज की बात हो रही है। तो सर्च और सीज दोनों साथ ही चलता है। जब किसी चीज को सर्च किया जाएगा और ये लगेगा कि इस प्रॉपर्टी को अब सीज कर लेना चाहिए, तो उस मामले में पुलिस जो है वहां सीज कर सकती है, कोर्ट के ऑर्डर से कर सकते हैं, विदाउट कोर्ट ऑर्डर भी सीज किया जा सकता है। अगर इस चार्ट के हिसाब से देखें तो हम एक्यूज की जो सर्च ऑफ प्लेस, एक्यूज को आप कहते हैं 4 पर्सन के लिए सर्च होता है। जैसे ये 4 पर्सन, ये प्लेस के साथ साथ 4 पर्सन, किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए किसी पर्सन का सर्च किया जाता है। ये ऑफ पर्सन है, किसी व्यक्ति की खुद की छानबीन की जाती है। तो उसके लिए हमें सेक्शन 47 को हम प्लेस के रिगार्डिंग देखेंगे और सेक्शन 51 को जमा तलाशी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। और साथ के साथ हम इसके अंदर हमारा एक सेक्शन और रह गया है, इसमें 97 जो 97 93 को हम कंटिन्यूटी, पहले हम 47 और 51 को देख लेते हैं। 47 बात करता है हमारे सर्च की, दैट सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought टू बी अरेस्टेड। जिसको अरेस्ट करना है उसकी प्लेस के, उसको सर्च करने के लिए किसी प्लेस में आप जाते हो। जैसे आप पुरानी मूवीज में देखे हो, जैसे अमिताभ बच्चन का और रेखा का एग्जांपल आप ले सकते हैं। मुकंदर का सिकंदर, किसी भी मूवी जब वो क्राइम करके किसी कोठे वगैरह पे जाता है तो वहां जाके पुलिस कहती है कि क्या आपके पास कोई व्यक्ति आया है, उसको हमें पकड़ना है, और वो जेल से भागा हुआ है, ऐसा कुछ है। वो वहां कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो वही उस प्लेस की सर्च करना। इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट, एक कोई व्यक्ति है जो वारंट दिया हुआ है, उसे वारंट ऑफ अरेस्ट है उसके पास, और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट, और किसी पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है उसे अरेस्ट करने की, उस मामले में सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर? सबसे पहली चीज है कि उसके पास वारंट होना चाहिए, वारंट ऑफ अरेस्ट, या मान लो अथॉरिटी है अरेस्ट करने की उसको। रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन इज टू बी अरेस्टेड हैज एंटर इनटू, ये बिलीव है कि वो जो व्यक्ति जिसको सर्च किया जा रहा है वो व्यक्ति यहीं कहीं है। और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल ऑन डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोर्सेड बाय सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम फ्री इंग्रेस। तो जिस व्यक्ति के पास जाकर जिसके प्लेस की सर्च की बात कर रहा है, जब भी डिमांड करता है पुलिस, तो व्यक्ति उसे अलाउ करेगा कि वो घर के अंदर आ सकता है। इंग्रेस का मतलब एंट्री करना, एंड अफोर्ड ऑन रीजनेबल फैसिलिटी, और उसको ढूंढने में जो भी मदद हो उसके वो उसकी मदद करेगा। अब सेकंड क्लॉज कहता है इफ इनग्रेस ऑफ सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के बाद अगर रिक्वेस्ट करके भी इनग्रेस, घर के अंदर एंट्री नहीं होती प्लेस के अंदर, इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर ए पर्सन, तो उस व्यक्ति के लिए जिसके पास अथॉरिटी था, वारंट था, एंड इन एनी केस इन विच वारंट में इशू, वारंट इशू किया बट कैन नॉट बी ऑब्टेन विदाउट अफोर्डिंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्केप, और वो उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पाता और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है भागने के लिए। फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू एंटर सच पर्सन एंड सर्च देयर, तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर क्या है उस जगह पर एंटर कर सकता है और उसको सर्च कर सकता है। एंड इन ऑर्डर टू अफेक्ट एन एंट्रेंस इनटू सच प्लेस, उस प्लेस में जाने के लिए टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो को वो तोड़ सकता है किसी भी घर के, whether that of the person to be arrested or of any other person, चाहे वो व्यक्ति अरेस्ट किया गया वो व्यक्ति हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो। आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी एंड पर्पस एंड डिमांड ऑफ एडमिटेंस ड्यूली मेड, ही कैन नॉट अदरवाइज ऑब्टेन एडमिटेंस, तो अगर कोई व्यक्ति को पहले से सूचना दी गई है उसके बाद भी अगर उसका एडमिटेंस उसको एंटर नहीं किया जा रहा है तो उस मामले में वो डिमांड भी कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइजो कहता है कि एनी पर्सन, अगर हम बात करते हैं ना ये 47 की, ये सस्पेक्टेड पर्सन की सर्च है, ये सस्पेक्टेड पर्सन की सर्च है जिसको आप सेक्शन 100 के साथ भी रीड आउट कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज एन अपार्टमेंट इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ फीमेल, मान लो कोई प्लेस है जिस पर सिर्फ एक वुमन रह रही है, नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, वो व्यक्ति नहीं है जिसको अरेस्ट करना है, वो अकॉर्डिंग टू कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, वो पब्लिक में अपीयर नहीं हो सकती, उनके पर्दा सिस्टम है या वो नकाब पहनती है, घूंघटा डालती है, बुर्का पहनती है। सच पर्सन और पुलिस ऑफिसर शैल, उस मामले में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट में जाने से पहले गिव नोटिस टू सच फीमेल, उस फीमेल को नोटिस देगा, एंड शी इज द लिबर्टी टू विड्रॉ, और वो उसे क्या करेगी, फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कि वो जो है अगर मान लो उसे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाती घर में एंटर करने की तो ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट की डोर वगैरह तोड़ सकता है। एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक एन अरेस्ट, कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है जिसको ऑथराइज किया गया अरेस्ट करने के लिए, में ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर, वो कोई भी बाहर का और अंदर का दरवाजा और खिड़की तोड़ सकता है, ऑफ एनी हाउस
और प्लेस इन ऑर्डर टू लिबरेट हिमसेल्फ, अपने आप को बाहर निकाल, मान लीजिए किसी पुलिस वाले को अंदर डाल दिया गया है, बाहर से लॉक कर दिया, उस मामले में वो किसी भी पर्पज से जहां उसे डिटेन किया गया उसे आराम से बाहर निकल सकता है, चाहे खिड़की दरवाजे उसे तोड़ने पड़े, दैट डजंट मैटर। अब हम बात करते हैं 51 बात करता है पर्सनल सर्च की। पर्सनल सर्च का मतलब किसी व्यक्ति की सर्च हो रही है, किसी एक्यूज को पकड़ा गया है, उस एक्यूज को पकड़ने के बाद उसकी सर्च हो रही है कि उसके पास क्या क्या सामान है, उस मामले में ये इसे आप पर्सनल सर्च भी कह सकते हो, पर्सनल सर्च भी आप इसे बोलोगी। ऐसा नहीं कि आपको किसी प्रकार का ये लगता है कि नहीं मैम इसे पर्सनल सर्च क्या कैसे, पर्सनल सर्च इसलिए कहा जाएगा इसे क्योंकि इसके अंदर किसी व्यक्ति के सामान की तलाशी, जमा तलाशी जिसे बोलते हैं, जमा तलाशी हो रही है कि वो व्यक्ति उसके पास क्या कुछ सामान था या क्या उसके पास एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल है। कल को वो ये ना कह दे कि मुझे जो है वहां पर मेरा ये सामान था, मेरे गोल्ड थे, मेरा ये पुलिस वालों ने रख लिया, तो ऐसा करके उसकी जमा तलाशी होके एक मेमो तैयार किया जाता है। उसके हिसाब से फिर जो है सर्च की बात, मेमो इसलिए तैयार किया जाता है कि इन फ्यूचर वो ये ना कह दे कि उसके सामान की पुलिस ने अपने यूज के लिए रख लिया है। तो ऐसा कोई इश्यू अराइज नहीं होना चाहिए उस मामले में, वहां पर भी उसकी जमा तलाशी हो जाती है और उसके बाद उसके सामान को एक रिकॉर्ड में रखा जाता है, रिकॉर्ड रूम में रखा जाता है। तो कह रहा है कि whenever a person is arrested by a police officer under a warrant, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है वारंट के साथ, which does not provide for taking of bail, जिसको बेल नहीं दी गई, और under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot fund, वो बेल नहीं दे पा रहा है या उसको बेल नहीं हुई है। whenever a person is arrested without warrant, जब कोई व्यक्ति बिना वारंट के अरेस्ट होता है और by a private person के under a warrant में cannot legally be admitted to bail, unable to furnish bail, the officer making the arrest or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he make over the person has made search, वो क्या कर सकता है, जब भी व्यक्ति नॉर्मल सा इतना पढ़ने की में रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि उस व्यक्ति ने बेल नहीं करवाई अभी तक ना वो फर्निश कर सकता है, बेल की जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं कर सकता, उस व्यक्ति की सर्च करेगा एंड प्लेस इन सेफ कस्टडी और आर्टिकल, उसका जो भी सामान है, वो पर्स है, घड़ी है, चैन है, जो भी सामान है, कोई वेपन है, हर सामान को आर्टिकल में रखेगा। अदर देन नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, जैसे कि वेयरिंग अपैरल्स हैं उसके, जो लेडी है कोई इसने कुछ पहन रखा है, फाउंड अपन हिम एंड वेयर एनी आर्टिकल इज सीज्ड फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, कोई आर्टिकल अगर सीज किया गया है अरेस्टेड पर्सन से, रिसिट जो है उसकी जो है बनाई जाएगी। Whenever it is necessary to cause a female to be searched, फीमेल को सर्च किया जाएगा तो दूसरे फीमेल के द्वारा उसे सर्च किया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन 52 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। यहाँ पर सीज किया गया है तो सीज का हमारा एक कंसेप्ट और निकल के आ गया कि सीज वर्ड कहाँ यूज हुआ है, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन, अगर उसके पास है ऑफेंसिव जिससे कोई अपराध किया, जैसे कोई चक्कू है, कोई पिस्टल है, एंड शैल डिलीवर ऑल वेपन सो टेकन टू द कोर्ट, सारे के सारे वेपन को कोर्ट में लाएगा, और ऑफिसर बिफोर विच और होम द ऑफिसर और पर्सन मेकिंग द अरेस्ट रिक्वायर्ड बाय दिस कोर्ट टू प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड, तो उसको क्या है रिक्वायर्ड है कि उसको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, तो उस टाइम में उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 91 की। सेक्शन 91 बात करता है कि जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी थिंग को कोर्ट में मंगवाना चाहते हो और आपको लगता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं आया तो इन फ्यूचर हो सकता है बाद में उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस मामले में कोर्ट क्या करती है, सम्मन इश्यू कर देती है 91 और 92 के तहत। तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या है। मैंने आपको बताया था चार्ट में कि अब अदर पर्सन की सर्च और देख लेते हैं कि कहाँ पर है। अदर पर्सन की सर्च है सेक्शन 91 में, सॉरी 97 में। तो अदर पर्सन की सर्च को देखने के लिए हम आते हैं फटाफट से 97 पे आ जाते हैं। अदर सर्च जिसे आप हैबस कॉर्पस भी कह सकते हो, इसमें क्या है, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के पास पावर है, एसडीएम के पास पावर है, या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, 3 व्यक्तियों के पास इसमें पावर है, हैज रीजन टू बिलीव दैट, उनको ये बिलीव हो जाता है कि एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, किसी व्यक्ति को पकड़ के रखा हुआ है उस ऐसी परिस्थितियों में कि उसको कन्फाइनमेंट करना क्या है, वो एक ऑफेंस है। ही में इशू ए सर्च वारंट इशू करेगा एंड द पर्सन टू होम सच वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड, तो उस व्यक्ति को सर्च करने के लिए कह देगा। एंड सच सर्च शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस देयर विद एंड द पर्सन इफ फाउंड शैल बी इमीडिएटली टेकन, उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति मिलता है उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा। हु शैल मेक सच ऑर्डर, जैसे सर्कमस्टेंसेस लगे अब जो है मजिस्ट्रेट उसी हिसाब से ऑर्डर कर सकता है। सर्च फॉर, इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, कई बार हमने देखा होता है, मूवीज में भी देखा होता है कि सीबीआई वाले या कोई भी अदर अथॉरिटी है वो किसी भी व्यक्ति को उठा के ले जाती है, उसके बाद उसके फैमिली मेंबर एक एप्लीकेशन डालते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे को ऐसे करके उठा के ले गए बिना किसी रीजन के,
और उसकी कहीं भी कोई एंट्री नहीं है, तो उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करता है। हालांकि कोर्ट ऑर्डर करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब कोर्ट के ऑर्डर होते हैं तो उस टाइम भी जिन व्यक्तियों ने उसे उठा रखा होता है उनको सूचना भी दे देते हैं कि ऐसे करके आपके खिलाफ ऑर्डर हो गया, और पुलिस कभी भी आप वहां पर आ सकती है, या कोई भी अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी, एसडीएम वगैरह है, या मान लो तहसीलदार वगैरह, कोई भी आ सकता है। उस मामले में वो वहां से उसे निकाल देते हैं। ये हैबेस कॉर्पस की नॉर्मली रिट वहां पर थोड़ी बेनिफिशियल हो जाती है, जहां पर पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वहां पर कोई इशू नहीं होता, वहां पर इसे रॉन्गफुली जो भी कन्फाइंड उसको निकाला जा सकता है। किसी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को भी अगर कहीं पर एनी पर्सन वर्ड है ना, किसी भी व्यक्ति को, किसी पेरेंट्स ने अपनी बेटी को घर पे रखा हुआ है, रोक के रखा हुआ है कि कहीं वो अपने लवर के साथ मिले या उसे भाग कर शादी ना कर ले, तो उस मामले में भी ये अथॉरिटी काफी, ये जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 91 और 92 की। देखिए चैप्टर 67 डील करता है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। उन चीजों को कोर्ट में पेश करवाना, उनकी कंपल्शन करवाना कि उन्हें जो है कोर्ट में आप पेश करोगे, ये कहा जाता है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कई बार क्या होता है कि कोई एक्यूज है, एक्यूज को ये लगता है कि कुछ ऐसी कॉल डिटेल्स हैं जो कॉल डिटेल्स उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है जब उनके विटनेस की बारी आएगी, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन, उनका वकील कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देता है कि ऐसे ऐसे करके कॉल रिकॉर्डिंग, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग और इनका डेटा जो है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही सेव होता है, तो वहां पर वो एप्लीकेशन लगा देते हैं कि सर ऐसे करके कॉल डिटेल है उनको जो है सिक्योर करके रखा जाए, इन फ्यूचर जो है वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो कोर्ट उस मैटर में ऑर्डर कर सकती है। कोर्ट सम्मन करेगी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग, कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट है अदर थिंग उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए कहेगी। ये चीजें आप एक्यूज को नहीं कह सकते, तो अगर इसकी बात करते हैं हम, तो मैं लिख देती हूँ या नॉट अप्लाई ऑन एक्यूज, एक्यूज पे ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक्यूज को कहते हो कि आप अपने खिलाफ कुछ लेके आओ, तो फिर क्या है वो आर्टिकल 20 क्लोज 1 जो है 20 क्लोज 3 जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला, उस पर उसका वायलेशन होता है। नॉट अप्लाई ऑन एक्यूज, एक्यूज पे ये अप्लाई नहीं होता। आप एक्यूज को नहीं कह सकते कि आप ये जो मर्डर वेपन था या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट था या अदर कोई थिंग थी वो आप लाकर कोर्ट में पेश कीजिए, आप उसको नहीं कह सकते। Whenever any court or any officer in charge, दो चीजें यहाँ पर है, कोई कोर्ट हो सकता है या ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है, पुलिस वाले भी चाहे तो वो उसको भी सिक्योर करके रखवा सकते हैं। कंसिडर दैट, उनको लगता है कि द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, कि वो डॉक्यूमेंट जो है इन फ्यूचर जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए या अदर प्रोसीडिंग इस कोर्ट में दी हुई है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और बिफोर सच कोर्ट और ऑफिसर, सच कोर्ट में इशू, कोर्ट क्या करेगी, इशू करेगी सम्मन, और सच ऑफिसर जो है ऑफिसर एक रिटर्न ऑर्डर देगी, नोटिस देगी टू द पर्सन इन हुज पोजेशन, उस व्यक्ति को जिसके पोजेशन में या पावर में वो डॉक्यूमेंट है कि वो डॉक्यूमेंट का बिलीव किया गया है। रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस, उसको कहेगा कि आप अटेंड कीजिए, इस नोटिस के हिसाब से आप प्रोड्यूस कीजिए उस डॉक्यूमेंट को एट द टाइम एंड प्लेस, जो सम्मन में ऑर्डर दिया गया उस ऑर्डर के हिसाब से या सम्मन में जो दिया गया उसके हिसाब से। सेकंड क्लॉज कहता है कि एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन merely to produce a document or other thing shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or things to produce instead of attending personally to produce। इसमें क्या है, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की बात कहेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कहेंगे कि वो व्यक्ति पर्सनली प्रेजेंट हो, पर्सनली प्रेजेंट का नहीं कहेंगे, merely to produce a document or other things। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी है उससे अफेक्ट नहीं करेगा सेक्शन 123 124 इंडियन एविडेंस एक्ट को। और बैंकर्स द बुक एविडेंस है जिसमें कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उस मामले में आप नहीं बुला सकते। टू अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा किसी ऐसे लेटर पर, किसी पोस्ट कार्ड पर, टेलीग्राम पर और अदर डॉक्यूमेंट पे या पार्सल पे जो पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है, उसके लिए जो है कोई भी कोर्ट, जो कोई भी कोर्ट का मतलब एनी कोर्ट का मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो दिया गया है। लेकिन जब टेलीग्राफ अथॉरिटी की बात होती है उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कोई पावर नहीं है, तो उस मामले में इस टाइप के ऑर्डर जो है वो कोर्ट नहीं कर सकती। अगर हम अगला प्रोसीजर देखें, सेक्शन 92 बात करता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स और टेलीग्राम अगर हमें मंगवाने हैं तो हम कैसे मंगवाएंगे। तो इसके लिए इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ ए पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी इज इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबसे पहले चीज डीएम, फिर सीजेएम, फिर कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट अगर चाहे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के लिए, तो वो क्या है, सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर्ड टू पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के लिए पावर जो है उनके पास है टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग टू सच पर्सन्स एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट्स।
If any such document, parcel or thing is, in the opinion of any other magistrate, whether executive or judiciary, or any commissioner of police, district superintendent of police, DSP, wanted for any such purpose, he may require the postal or telegraph authority as the case may be to cause search. वो वहां सर्च कर सकता है। अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट पार्सल है दूसरे मजिस्ट्रेट के हिसाब से अगर ये लगता है तो वो उसको सर्च कर सकता है। और एंड टू डिटेन सच डॉक्यूमेंट पार्सल और पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और थिंग पेंडिंग द ऑर्डर, जब तक सीजीएम का कोई ऑर्डर पेंडिंग है तो उस मामले में इनके पास अथॉरिटी है कि वो सर्च करवा सकते हैं। तो इनके अंदर जो पावर है, इस सेक्शन 91 के प्रोविजन में एनी कोर्ट की बात हो रही है, कोई भी कोर्ट हो सकता है, ठीक है, इसमें एनी कोर्ट की बात है। जब आप एनी कोर्ट की बात करोगे तो एनी कोर्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसकी जब आप बात करोगे तो इसमें क्या है, इसमें डीएम के पास पावर है, इसमें सीजेएम के पास पावर है, इसमें कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है, इसमें हाई कोर्ट के पास पावर, तो इनके पास पावर दी गई है, लेकिन उसके अंदर जो है ये पावर एनी कोर्ट को दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा समझने वाला है। अब हम बात करते हैं सर्च वारंट। सर्च वारंट कहाँ इशू किए जाते हैं, कब इशू किए जाते हैं, किस कंडीशन में सर्च वारंट किया जाएगा। तो आज इससे पहले मैं आपको एक केस मेंशन करवाती हूँ, नॉट अप्लाई ऑन एक्यूज के रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, इसमें स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा कलर थोड़ा सा चेंज करूं जिससे स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल केस है ये 1965 का। इस केस में ये बात कही दी गई थी कि जो भी ये सिस्टम है जो ये एक्यूज पे अप्लाई नहीं होगा। आप किसी प्रकार का जो बाउंडेशन है एक्यूज पे, आप इस प्रकार का बाउंडेशन नहीं लगा सकते कि जो है ये केस इससे रिलेटेड है। मैं इसको मार्क कर रही हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने डायरी वगैरह में जहां भी आप इसे नोट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 93 की। सेक्शन 93 की जब बात करते हैं तो ये सर्च वारंट इशू करता है। सेक्शन 93 जो है एक तरीके से इसे आप जनरल सर्च भी कह सकते हो। क्रिमिनल मैटर्स में नॉर्मली ये अप्लाई नहीं होता है। अब अगर हम सर्च वारंट की इसमें बात करें, सर्च वारंट की रिक्वायरमेंट क्यों रही है, जब कोर्ट को ये लगता है कि नॉर्मल सर्च में किसी प्रकार का एक ऑर्डर सम्मन देने से कोई भी हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता, उस मामले में कोर्ट सर्च वारंट इशू कर देती है। तो क्या सिस्टम है इसमें, सबसे पहली चीज नॉट अप्लाई टू, ये अप्लाई किस पर नहीं होगा, क्रिमिनल मैटर्स पर। जनरली अप्लाई नहीं होता, इसको आप जनरल सर्च भी बोल सकते हो, इसे आप जनरल सर्च भी बोल सकते हो, ये जनरल सर्च भी होता है। जनरल सर्च का मतलब है कि नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑर्डर दे दिया गया, उस ऑर्डर के हिसाब से जनरली एक सर्च हो जाएगी। क्या कहता है ये, वेयर एनी पार्टी एनी कोर्ट, जहां किसी कोर्ट को रीजन टू बिलीव, दैट इस बात का बिलीव है दैट ए पर्सन टू होम ए सम्मन ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 के द्वारा जो है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो जो सम्मन की रिक्वेशन है उस मामले में वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट, या कोर्ट को ये नहीं पता कि वो किसके कब्जे में है, उस मामले में, या ऊपर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, वेयर द कोर्ट कंसिडर दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड विल बी सर्व्ड बाय जनरल सर्च और इंस्पेक्शन के द्वारा उसको उसका पर्पस जो इंक्वायरी का पूरा किया जा सकता है। इट में इशू, वो क्या कर सकता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है। एंड द पर्सन टू हुम सच वारंट इज डायरेक्टेड में सर्च और इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस देयरविद, तो जो भी ये सर्च वारंट ऑर्डर होगा उसी डायरेक्शन के हिसाब से उसको सर्च को किया जाएगा।
फिर है अब मैं द कोर्ट में इफ इट थिंग्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पार्टिकुलर प्लेस, इसमें क्या कोर्ट क्या करेगा, वारंट के अंदर पार्टिकुलर प्लेस और पार्ट देगा ऑफ विच ओनली द सर्च और इंस्पेक्शन सेल, जहां पर सर्च और इंस्पेक्शन की जा सकती है, एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शेल बी इन सर्च इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस, सिर्फ वही प्लेस को वो सर्च करेगा। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शेल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द डीएम और सीजीएम टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट। अगर मान लो इसमें डीएम और सीजीएम के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो जो है अरेस्ट सर्च वारंट जो है इशू नहीं कर सकता। तो ये पावर किसके पास है, यहाँ पर डीएम और एसडीएम के पास पावर है, डीएम और सीजीएम के पास पावर है। कोई भी नॉर्मल एक जज जो है वो इस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाती देती हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको याद करना इजी हो जाएगा। जनरल सर्च की जब हम बात करते हैं, जनरल सर्च की जब हम बात करेंगे तो जनरल सर्च पड़ता है सेक्शन 93 में। जब हम बात करते हैं पार्टिकुलर सर्च की, पार्टिकुलर सर्च जो है वो पड़ेगा हमारा सेक्शन 94 में। अगर हम बात करें कन्फाइंड सर्च की, कन्फाइंड सर्च हमारी पड़ेगी सेक्शन 100 में। कहाँ गया, अभी तो मैंने मेंशन किया था, ये भी बड़ा इश्यू हो जाता है इसका। तो जनरल सर्च 93 में हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्टिकुलर सर्च 94 में वो मैं आपको करवाती हूँ। उसके बाद है कन्फाइंड सर्च जो 100 में, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 94 की जब बात करें, सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन, कोई ऐसा सर्च है जिसमें ये सस्पेक्टेड है कि उसमें स्टोलन प्रॉपर्टी होगी, फॉल्स डॉक्यूमेंट होगा, तो उस मामले में कोर्ट जो है जो इसमें ऑर्डर कर सकती है। इसमें कौन कौन ऑर्डर कर सकता है, इसमें ऑर्डर कर सकता है डीएम, एसडीएम और जेएमआईसी, तीनों ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें डीएम कर सकता है, एसडीएम कर सकता है और जेएमआईसी कर सकता है। तो इस मामले में ये ऑर्डर इनके द्वारा किया जा सकता है। इसमें मेन पॉइंट मैं हाईलाइट करवा देती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएम की बात करें, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पर इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी थिंग्स विद रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड टू बी डिपॉजिट और सेल और स्टोलन प्रॉपर्टी, कि कोई भी ऐसा है वहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी है या सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। ऑब्जेक्शनेबल का मतलब है कि जैसे पोर्न वीडियोज हैं, उनकी सीडीज हैं, पोर्न ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके रिगार्डिंग। फिर ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ ए कांस्टेबल, और किसी भी वारंट इशू कर देगा किसी ऐसे व्यक्ति को जो रैंक ऑफ द कांस्टेबल से अबव हो। उसको क्या क्या पावर दी गई, तो एंटर कर सकता है किसी प्लेस में, टू सर्च कर सकता है, टू से टेक पोजेशन ले सकता है उसी प्रॉपर्टी का, फिर टू कन्वे कर सकता है उस प्रॉपर्टी को, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। ये आगे आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बताना इंपॉर्टेंट है क्या कुछ है। टू टेक इन टू कस्टडी कैरी बिफोर मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन, जो भी मिलता है उस प्लेस पर उन सभी व्यक्तियों को भी लेके जाएगा। सेकेंड आर्टिकल कहता है द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का मतलब क्या है, काउंटरफिट कॉइन मिल गया है, पीसीज और मेटल है, कॉन्ट्रावेंशल और मेटल टोकन एक्ट के तहत हो गया है, या मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन में कस्टम एक्ट के तहत कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स यानी कि ऐसा थिंग है। काउंटरफिट करेंसी की बात आ गई, स्टैंप की बात आ गई, फॉल्स डॉक्यूमेंट है किसी के पास, फॉल्स सील्स हैं, झूठी सील्स हैं, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स हैं 292 ऑफ आईपीसी के तहत, इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल मेंशन इन क्लोज ए टू एफ। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको जो इन आर्टिकल में कुछ बताया गया उनके तहत अगर वो फॉल कर जाता है तो। अगला हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड 96 तक हम आज कवर कर लेते हैं, फिर बाकी के प्रोविजन में नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड द इश्यू सर्च वारंट फॉर द सेम वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट। ये क्या कर रहा है कि डिक्लेयर कर रहा है कि सर्टेन पब्लिकेशंस हैं, सर्टेन ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे न्यूज़पेपर हैं, उनको फॉरफिट कर लिया जाए, कब्जे में ले लिया जाए, और उसके लिए इश्यू वारंट किया जाता है, सर्च वारंट, कि उसको जो है आप लेके आइए। वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट, जहां पर कोई न्यूज़पेपर है, कोई बुक है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, वेयर एवर प्रिंटेड है, अपीयर टू द स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो मैटर जो है पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A
153A, 53B, 292, 93, 95A, इनके तहत मान लो हिंसा फैलाना या ऑब्सिन ऑब्जेक्ट्स है तो स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग द ग्राउंड ऑफ ओपिनियन डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ द इशू, जो भी न्यूज़पेपर की सारी इशू है उन इशू और एवरी कॉपी ऑफ सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट फॉरफिट करने के ऑर्डर दे सकती है। कौन दे सकता है? स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। और टू बी फॉरफिटेड और टू द गवर्नमेंट एंड देयर अपन एनी पुलिस ऑफिसर, जब वो सीज करता है सेम whenever found in India, any magistrate में वारंट ऑथराइज एनी पर्सन, उस व्यक्ति को ऑथराइज करेगी। किस व्यक्ति को ऑथराइज करेगी? जो पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर होगा, तो उसे कहेगी कि उन सभी को आप सर्च कीजिए, उन सभी को सीज कीजिए एंड सर्च फॉर द सेम इन एनी प्रीमाइस वेयर एनी कॉपी ऑफ सच इशू एंड सच बुक और द डॉक्यूमेंट वेयर रीजनेबली सस्पेक्ट, जहां पर सस्पेक्टेड है उस मामले में पहले तो स्टेट गवर्नमेंट के पावर है और फिर बात कर रहा है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ फॉरफिट हो जाएगा और पुलिस उसमें सीज कर लेगी। और जहां पर वो इंडिया में पाया जाता है और एनी मजिस्ट्रेट वारंट के द्वारा फिर कह सकता है कि उस सबको कोर्ट के प्रोमाइसिस में वो लेकर आएगा। इन दिस सेक्शन 96 एंड इन सेक्शन 96 में न्यूज़पेपर एंड बुक्स का मतलब है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, डॉक्यूमेंट का मतलब है पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। नो ऑर्डर पास्ड और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है उसे कोर्ट में घेरे में नहीं लेकर आया जा सकता, अदरवाइज सेक्शन 96 में उसका प्रोविजन है अपील वगैरह का, वो आप एंटरटेन कर सकते हो। अप्लीकेशन टू हाई कोर्ट, अगर मान लो जो किसी की कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको फॉरफिट कर लिया गया है और उसमें लगता है कि अब वो गलत तरीके से किया है, तो उसमें क्या आप हाई कोर्ट में उसको सेट असाइड करवा सकते हो। एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन न्यूज़पेपर बुक और एनी other document in respect of which a declaration of forfeiture has been made under section 91 में within 2 months, 2 महीने का टाइम पीरियड है, 2 महीने के अंदर अंदर आप जो है हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये 2 महीने कौन सा है? फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन से ये 2 महीने का टाइम है जब ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ था। अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू सेट असाइड के लिए ऑर्डर करवा सकता है हाई कोर्ट से ऑन ग्राउंड दैट द इश्यू ऑफ द न्यूज़पेपर बुक और अदर डॉक्यूमेंट रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिक्लेरेशन वाज मेड डिड नॉट कंटेन एनी, उसमें ये इस ग्राउंड पर कि किसी प्रकार का उसमें ऐसा मटेरियल था ही नहीं। एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर जजेस, ऐसी एप्लीकेशन को हाई कोर्ट में 3 और मोर जजेस की बेंच के द्वारा हार्ड किया जाएगा, सुना जाएगा एंड डिटरमाइंड बाय स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 3 और मोर जजेस बेंच के द्वारा उसको सुना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। composed of 3 judges where the high court consists of less than 3 judges, such special bench shall be composed of all judges of, उसमें क्या है? सारे जजेस में से भी सुना जा सकता है। on the hearing of any such application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the words, signs or visible representations contained in such newspaper, declaration of forfeit made। तो कह रहा है एविडेंस और प्रूफ जी देखना पड़ेगा और उसके बाद अगर लगता है ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर एनी कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर में बी गिवन इन एविडेंस इन एट, तो एविडेंस में वो देना पड़ेगा और उसकी विजिबल रिप्रेजेंटेशन होनी पड़ेगी। द हाई कोर्ट शैल इफ इट इज नॉट सेटिस्फाई नहीं होता है इशू ऑफ न्यूज़पेपर से या बुक से या अदर डॉक्यूमेंट से, तो कंटेन कर सकता है एनी मैटर को, जो सेक्शन 95 है उसमें जो है लगता है कि कोर्ट को कि अब बिल्कुल सही है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? सेट असाइड कर सकता है। देयर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है जजेस के बीच में, फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच द डिसीजन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ दोज जजेस, उन जजेस की मेजॉरिटी से वो डिसाइड होगा। सेक्शन 98 और देख लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रोविजन रह जाएगा सेक्शन 99 से लेके 105 तक, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल, अब ये कहता है कि अपन कंप्लेंट मेड ऑन ऑथ ऑफ द अबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ वुमेन, जब मान लो कंप्लेंट दी गई है और उसकी ओथ पर ये बात कही गई कि अबडक्शन हुआ है वुमेन का और फीमेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर एनी अनलॉफुल पर्पज के लिए, तो इसके पास पावर है डीएम, एसडीएम और जेएमआई के पास पावर है कि वो ऑर्डर करेगा कि फटाफट से उस चाइल्ड को या उस वुमन को वहां से लाया जाए, चाइल्ड टू हर पेरेंट्स हस्बैंड और हैविंग द लॉफुल चार्ज, जिसके पास लॉफुल चार्ज है उसको जो है उन्हें सौंपा जाए एंड मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर, और उस ऑर्डर को फिर कंप्लायंस भी किया जाए। तो इसके लिए किस किस के पास पावर है? इसके अंदर जो पावर है वो पावर है डीएम के पास, जो पावर है वो है एसडीएम के पास और जो पावर है जेएमआईसी के पास, तो इन तीनों के पास पावर है, तो ये तीनों इसमें पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आज के लेक्चर में किसी प्रकार का आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप रिवीजन करते रहिए। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए
और कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।